हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रहे होंगे और लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अपन परसेंटेज वाला चैप्टर इस प्लेटफॉर्म पे अपन ने चालू कर रखा है और उसकी मैंने 5 वीडियो पहले डाल चुका हूं और आप उनको बार बार देखिए और लगातार सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। उन वीडियो में मैंने आपको बेहतर से बेहतर सवाल डिस्कस किए, उनको करवाने के शानदार तरीके मैंने आपको बताए कि कैसे सवाल को अप्रोच करना चाहिए, कैसे अपन कम से कम टाइम में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसी सीरीज में आज मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे सवाल और करवाता हूं जिससे आपका थोड़ा दिमाग खुले, आपकी थोड़ी थिंकिंग पावर बढ़े। तो चलिए, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्त, आप समझना। एक परीक्षा में कुल 80 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सारे क्वेश्चनों का जो वेटेज है वो सेम है। हर सवाल आपके 1-1 अंक का है। एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों में से 75% सही कर देता है। 60 सवालों में से 75% के जवाब वो सही दे देता है। तो अब शेष प्रश्नों में से उसे कितने प्रतिशत सही करने चाहिए जिससे उसकी ओवरऑल 80% बन जाए। देखिए दोस्त, इन सवालों को करने के तरीके काफी सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छा मेथड बताता हूँ, डेविएशन वाला, जिससे आप इन सवालों को कम से कम कैलकुलेशन में सॉल्व कर पाओ। तो आप तरीका समझना, 2 मिनट आप देखना। क्वेश्चन नंबर 31 इस चैप्टर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में टोटल 80 प्रश्न हैं और एक विद्यार्थी इन 80 प्रश्नों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 60 प्रश्न वो अलग से सॉल्व करता है, 20 प्रश्न वो अलग से सॉल्व करता है। अच्छा, यहाँ पे उसके जो प्रतिशत मार्क्स हैं वो 75% है और वो बच्चा चाहता है कि उसकी ओवरऑल 80% बन जाए। तो ये जो दूसरा पार्ट है 20 प्रश्नों का, इसके लिए इसमें कितनी परसेंट बनानी पड़ेगी। ओवरऑल वो 80% बनाना चाहता है। तो दोस्तों, इस सवाल को करने का एक बेस्ट मेथड होता है डेविएशन वाला, विचलन वाला मेथड जिसे बोल सकते हैं। डेविएशन कुछ भी नहीं है, एक तरीके से एवरेज के सवालों को ही डेविएशन से अपन करते हैं। तो आप तरीका समझना, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो पेपर के 2 हिस्से किए हैं, इनका रेशियो निकाल लेना है। आप मुझे बताइए दोस्त, यहाँ से जो अनुपात आएगा वो 3:1 आएगा। ऐसे समझ लो ये 3 हिस्से हैं, ये एक हिस्सा है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे हर हिस्से में उसके 75% नंबर हैं और वो टोटल 80% नंबर लाना चाहता है। तो इस वाले हिस्से में उसे कितने नंबर लाने पड़ेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जब उसने 80% बनाने की ठानी रखी है, हर पार्ट में उसके 80-80% होने चाहिए। यहाँ भी हर 3 पार्ट में 80-80% और यहाँ भी 80-80%। तो इस पार्ट में उसे 80% अंक तो लाने ही पड़ेंगे। फिर वो ये देखेगा कि यहाँ पे मेरी क्या कमी रह गई। आप बताइए, यहाँ पे भी हर पार्ट में उसे 80% नंबर लाने थे, लेकिन उसके मार्क्स आए हैं 75%। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हर पार्ट में 5% की कमी है। आप बताइए, हर पार्ट में 5% की कमी है तो 3 पार्ट में 15% की जो कमी चल रही है, उस कमी को उसे यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। तो आप ही मुझे एक बात बताइए, यदि वो ओवरऑल 80% अंक लाना चाहता है तो इस वाले हिस्से में उसे 95% अंक लाने पड़ेंगे और इन तीनों में उसे 75%, तब जाके उसकी ओवरऑल 80% होगी। तो 95% ही मेरा आंसर है। 2 मिनट के लिए एक बार फिर से देख लो, उसे 80% नंबर तो यहाँ पे लाने ही लाने। अब वो ये देखेगा कि कमी कितनी चल रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे हर पार्ट में 5% की कमी है, तो 3 पार्ट में जो 15% की कमी आई, उसकी पूर्ति उसे यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल उसकी जो परसेंट बनेगी यहाँ पे वो 95 बनेगी। ये सवाल को करने का बेस्ट मेथड है। आगे भी मैं आपको डेविएशन मेथड से सवाल करना बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, आप समझना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 1660 है। एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। तो छोटी संख्या बताइए। देखिए दोस्त, मैंने आपको एक बात बता रखी है और ये बात इसी चैप्टर की नहीं है, ये पूरी अर्थमेटिक में काम आएगी। आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी 2 या 3 संख्याओं का योग या अंतर दे दे और संख्याएं पूछे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले उन संख्याओं में रेशो निकाल लेना है। आप सबसे पहले सारी संख्याओं में रेशो निकाल लीजिए, जिससे सवाल इजी हो जाएगा अपना। तो देखिए दोस्त, कैसे करेंगे इस सवाल को। कोई भी 2 नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 1660 है।
आगे आपसे बोला है कि पहले भाग का 6.5%, पहली संख्या का जो 6.5% है, 6.5% को दोस्त 13/2% लिख सकता हूँ, वो बराबर है दूसरी संख्या के 8.5% के। 8% को दोस्त 17/2% लिख सकता हूँ। मेरा पहला टारगेट है यहाँ से कि मैं दोनों संख्याओं में रेशियो निकाल लूं, क्योंकि मुझे दोनों संख्याओं का डिफरेंस गिवन है, 2 से 2 कटेगा, परसेंट से परसेंट कटेगी। तो आप यहाँ से देख रहे हो ए और बी का जो रेशियो आना है दोस्त, वो 17:13 आना है। अब आप ही मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 यूनिट का है, और सवाल में यही डिफरेंस दोस्त 1660 के बराबर है। यदि मैं 4 से काटता हूँ, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, एक यूनिट 415 के बराबर हुई। आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर है दोस्त 13 यूनिट। तो यदि मैं 415 की मल्टीप्लाई 13 से कर देता हूँ तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 पंजे 65, 13 और 6 19, 13 चौका 52 और 1 53। तो मेरा जो स्मॉलेस्ट आंसर होगा वो 5395 होगा। यही अपना इस सवाल का आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं अपन। तो देखिए दोस्त, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्त, ये जो सवाल होते हैं, स्टूडेंट इसमें वेन डायग्राम बनाने लग जाता है। मैं तो कहता हूं कि इनमें वेन डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। देखिए कब आपको वेन डायग्राम बनाना है और कब नहीं बनाना है, वो चीज आप समझ लीजिए। स्टूडेंट बस सवाल देखता है और करना शुरू कर देता है, उसको ये पता नहीं है कि इस सवाल को करने की बेस्ट अप्रोच क्या है, कैसे मैं इस सवाल में टाइम बचा सकता हूँ। वही चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पे सिखाई जा रही हैं। तो सबसे मेन चीज है कि आपको कब वेन डायग्राम बनाना है, कब नहीं बनाना। यदि जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आप इस बात को समझना। जैसे मान लो एक क्लास में टोटल 100% स्टूडेंट है, आपसे बोल दे कि 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हैं और 60% स्टूडेंट मैथ में पास हैं और 25% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्टों में पास हैं। अब आपसे केवल ये पूछा जाए कि टोटल पास या टोटल फेल बताइए, तो फिर आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जाए केवल इंग्लिश में कितने पास हैं या केवल मैथ्स में कितने पास हैं, तब आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत है। तो इस सवाल में आपसे कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो इनको करवाने का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूं, जिससे आपका टाइम बचेगा। आप देखना, आप खुद से ट्राई कीजिए, आप कितनी जल्दी सवाल को कर पाओगे। तो फॉर्मूला आप समझ लीजिए पहले। यदि केवल दो मुद्दों पे बात हो रही है तो फॉर्मूला होता है दोस्त एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपने पढ़ भी रखा होगा ये फॉर्मूला। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पार्ट को माइनस कर देना है। यदि तीन मुद्दों के बारे में बात हो रही है तो ए एन ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा दोस्त एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। देखिए दोस्त, इनको याद करने का भी तरीका मैं बताता हूँ। सिंगल सिंगल वाले जुड़ते हैं, डबल डबल वाले माइनस होते हैं, फिर ट्रिपल ट्रिपल वाले जुड़ते हैं। अब डबल डबल वाले आएंगे तो माइनस कर दूंगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। अब तीन वाला आएगा तो जुड़ जाएगा, तीन वाला आएगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इनको याद करना भी आसान है। बस इनका यही फायदा है कि यदि आप फॉर्मूलों को याद रखते हो तो आपका काफी टाइम एग्जाम में बचेगा। अब देखिए दोस्त, इस सवाल को कैसे करना है। क्वेश्चन में एक बार आपके सामने पढ़ देता हूं। एक कक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, 70% इंग्लिश में पास होते हैं, 10% ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में फेल हो जाते हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जब 10% दोनों में ही फेल हो गए, किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, तो पास कितने बच्चे हुए होंगे? आप बोलोगे साहब 90% पास हुए होंगे। टोटल पास होने वाले जो बच्चे हैं वो 90% हैं। आगे आपसे कह रहा है कि जो गणित में पास हुए हैं वो 80% है, मैथ्स में पास होने वाले जो बच्चे हैं 80%, इंग्लिश में पास होने वाले 70%, और आपसे कह रहा है कि दोनों ही विषयों में पास होने वाले 144 स्टूडेंट हैं। इनकी संख्या दे रखी है, ये दोनों ही सब्जेक्टों में पास हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए जो एग्जाम में अपीयर हुए थे। आप ही मुझे एक बात बताइए,
टोटल पास होने वाले बच्चे आने तो चाहिए 90%, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से आ रहे हैं 150%। आप ही मुझे एक बात बताइए कितने बच्चे एक्स्ट्रा आ गए। आप बोलोगे जी 60% बच्चे एक्स्ट्रा आ गए। तो ये 60% बच्चे एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? ये 60% एक्स्ट्रा जो बच्चे हैं ये वो हैं जो मैथ्स में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है, दोनों सब्जेक्टों में पास है। और इन्हीं की संख्या सवाल में 144 के बराबर है। 60% की वैल्यू 144 है। आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू होगी, मैं लिखूंगा 60% 144 के बराबर है। 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं 20 से काटता हूँ ये 3 बार, ये 5 बार, और 3 से यदि मैं इसको काटता हूँ, 3 चौक 12, 3 अट्ठा 24, और 48 की यदि मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आएंगे मेरे पास वो 240 आएंगे, और ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। तो बिना वेन डायग्राम के भी अपन इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब जैसे दोस्त ये जो सवाल है इसमें 3 मुद्दों पे बात हो रही है। एक कंपनी है जिसमें 55% जो मजदूर हैं वो चाय पीने का शौक रखते हैं, 45% लोग कॉफी पीने का शौक रखते हैं, 40% लोग दूध पीना पसंद करते हैं, उनमें से 20% लोग चाय और दूध दोनों पीते हैं, 20% लोग कॉफी और दूध दोनों पीते हैं, 25% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 15% को तीनों ही चीजों का शौक है। तो आपसे पूछ रहा है ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो तीनों में से कुछ भी पीना पसंद नहीं करते, उनको कुछ और ही चीज चाहिए पीने के लिए। तो देखिए दोस्त, यदि इस सवाल को आप वेन डायग्राम से करोगे तो इस बात की गारंटी है कि कम से कम 2 से 3 मिनट आपके खराब होंगे। तो आपको मैंने सीधी अप्रोच बताई, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आपका बहुत टाइम बचेगा। तो मैं क्या करूंगा, आपसे पूछा है कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये चैप्टर का 34 नंबर का सवाल है। तो आपको पता है कि टोटल लोग जो होंगे वो 100% होंगे, और 100% में से यदि मैं उन लोगों की संख्या निकाल लूं जो कम से कम कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं, कम से कम कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं, चाहे वो एक चीज पिए, चाहे वो दोनों पिए, चाहे वो सब चीजों का शौक रखें, तो 100% में से यदि मैं कुछ ना कुछ पीने का शौक रखने वाले लोगों को घटा दूंगा तो वो लोग बच जाएंगे जो कुछ भी पीने का शौक नहीं रखते हैं। ये इन सवालों की बेस्ट अप्रोच है। तो आप मुझे एक बात बताइए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी की जो वैल्यू आएगी, आप मुझे एक बात बताइए, पहले सिंगल सिंगल जुड़ जाएगा, 55% प्लस 45% प्लस 40%, फिर मैंने आपसे बोला डबल वाला घट जाएगा, 20 20 और 25, फिर मैंने आपसे बोला दोस्त ट्रिपल वाला जुड़ जाएगा। आप मुझे बताइए, तीनों पीने का शौक रखने वाले 15 है। अब आप देख रहे हो 20 और 20, 40 से ये 40 कैंसिल होगा। आप मुझे बताइए माइनस का 25 और प्लस का 15, तो माइनस का 10 बचेगा। 55 और 45 को जोड़ता हूं दोस्त तो 100 बनेगा, और 100 में से 10 गया तो 90% लोग ऐसे आ गए जिनको कुछ ना कुछ पीने का शौक है। तो आप ही मुझे एक बात बताइए, 10% लोग फिर ऐसे बचे जो किसी भी चीज का शौक नहीं रखते हैं। बी ऑप्शन अपना आंसर होगा। तो आपने देखा कैसे अपन ने इस सवाल को इजी बनाया। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए दोस्त, ये भी परसेंटेज का बेहतरीन सवाल माना जाता है और ये भी काफी रिपीटेड सवाल है। आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर में काफी बार ये देखने को मिला होगा। सवाल ये कह रहा है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 5000 है, जिसमें पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाए, तो जनसंख्या बढ़कर 5600 हो गई। तो गांव में पुरुषों की संख्या बताइए। तो देखिए दोस्त, इस सवाल को करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप बेसिक पे जा सकते हो, आप एलिगेशन लगा सकते हो, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। आप समझना इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 35। आप मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो 5000 थी और एक साल बाद जो 5600 हुई, तो मैं आपसे पूछूं यहाँ से इंक्रीमेंट कितने का हुआ? आप बोलोगे जी इंक्रीमेंट हुआ 600 की वृद्धि हुई। अब ये जो 5000 लोग थे इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। आपसे बोला कि प्रति वर्ष पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी और महिलाओं की जो संख्या है वो 15% बढ़ी। अब देखिए दोस्त, ये जो मेथड है ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ है और हर जगह इसकी एप्लीकेशंस है, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। आप मुझे एक बात बताइए, 15 को यदि मैं 10 + 5 के रूप में तोड़ देता हूँ, 15 को मैं
10+5 के रूप में तोड़ देता हूं और मैं आपसे ये बात बोलता हूं, यदि पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या ही 10-10% बढ़ती, मैं तो मान ही नहीं रहा कि इनकी 15 बढ़ी है, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि ओवरऑल जनसंख्या यदि 10% बढ़ती, तो आप ही मुझे एक बात बताइए, 5,000 का 10%, जनसंख्या बढ़नी तो चाहिए थी 500, लेकिन आप देख रहे हो दोस्त कि जनसंख्या तो 600 बढ़ी है। तो आप ही मुझे एक बात बताइए कि जो 100 लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं वो कहां से आ गए? आप बोलोगे जी ये जो 100 लोग हैं ये महिलाओं का 5% होंगे जरूर, तो मैं ये लिख दूंगा कि फीमेल का जो 5% है वही 100 के बराबर है। आप मुझे एक बात बताइए, 1% दोस्त 20 के बराबर होगा, और यदि मैं 2 जीरो चिपका देता हूं तो 100% दोस्त 2000 के बराबर होगा। इसका मतलब शुरू में महिलाओं की संख्या 2000 थी, तो आप मुझे एक बात बताइए, पुरुषों की जो संख्या होगी वो 3000 होगी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि शुरुआत में पुरुषों की संख्या बताइए तो 3000 आंसर आएगा, लेकिन पूछ ले कि वर्तमान में पुरुषों की संख्या बताइए, तो आपको पता है कि अब तो 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तो 300 में जोड़ दूंगा, फिर मेरा आंसर 3300 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस तरीके को, इस अंदाज को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्त, अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सवाल नंबर 36। तो सवाल नंबर 36 भी बहुत अच्छा सवाल है। आप समझना इस सवाल में क्या कहना चाह रहा है। इनकम पर आधारित ये सवाल है। एक परिवार के बचत और खर्चे का, देखिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल लिए हैं। एग्जाम में जैसा आपको किताब में आप प्रैक्टिस करोगे, तो जैसे इनकम के सवाल है तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपको लगातार 6 सवाल मिल जाएंगे। फिर जैसे मैंने आपको अभी परसेंटेज पॉपुलेशन का सवाल करवाया, उससे रिलेटेड 4 सवाल मिल जाएंगे। मैं आपको डिफरेंट टाइप के हर सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप देखना। एक परिवार के बचत और खर्चे का जो अनुपात पिछले महीने था वो 2:3 था। समझना आप इस सवाल को। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, टोटल इनकम बराबर होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। खर्चे और बचत को जोड़ देता हूं तो टोटल आय निकल के आ जाती है। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, खर्चे और बचत का जो रेशो दे रखा है पिछले महीने का, वो 13:2 का दे रखा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ दोस्त, जो टोटल इनकम होगी वो 15 होगी। आगे आपसे क्या कह रहा है, उसकी बचत 50% कम हो जाती है। उसकी जो बचत है वो 50% कम हो जाती है। पहले 2 रुपए बचते थे, 50% कम हो गई, मतलब अब उसकी बचत 1 रुपया घट गई। आगे आपसे क्या कहना चाह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि पिछले महीने उसकी आय 10,000 रुपए थी, इस महीने उसकी आय 15% बढ़ गई, तो इस महीने का उसका खर्चा बताइए। ये जो पिछली इनकम थी वो 10,000 थी उसकी, और इस महीने उसकी इनकम दोस्त 15% बढ़ गई। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, 15 का 15% 2.25 होगा, 2.25 होगा। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, किसी आदमी की आय 2.25 रुपए बढ़ी है, किसी आदमी की इनकम 2.25 रुपए बढ़ी है, फिर भी उसकी बचत 1 रुपया घट गई। इसका मतलब ये हो गया कि वो आदमी ये जो बड़े रुपए हैं इनको तो खर्च कर ही रहा है, और पिछली बचत में से 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि उसका जो खर्चा होगा दोस्त वो 3.25 बढ़ गया होगा। ये रुपए तो वो खर्च कर ही रहा है, 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, जिससे उसकी बचत बढ़ने के बजाय 1 रुपया और घट गई, तो उसका जो खर्चा है वो 3.25 रुपए बढ़ गया। आप बताइए, पहले था 13, 3.25 और बढ़ गया, तो अब उसका जो खर्चा होगा दोस्त वो 16.25 होगा। और यही चीज आपसे पूछिए कि इसकी वैल्यू बताइए, इस महीने का खर्चा बताइए। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, जो पुरानी उसकी इनकम थी 15 यूनिट, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 10,000 के बराबर है। तो यहाँ से आप बताइए, एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 10,000 बटे 15 के बराबर आएगी। तो 16.25 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 16.25 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पॉइंट को हटाऊंगा दोस्त, तो आप देख रहे हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। और यदि मैं इसको 5 से काटता हूँ, 5 तिया 15, 5 दूना 10, पचम 25। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसको यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 एकम 3, 3 अट्ठा 24, तो लगभग मेरा जो आंसर आएगा दोस्त वो आएगा 10,833 रुपया। बी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो इस महीने का उसका जो खर्चा था दोस्त वो 10,833 था। और ये सवाल शायद 2017 मेंस का भी सवाल है, आप देख सकते हो पेपर में। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
दोस्त ये भी सवाल अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, काबिले तारीफ सवाल है। आप समझना, इसका सॉल्यूशन आप बुक्स में देखोगे तो 1 या 1.5 पन्ने का सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छे से सोचो इस सवाल को, तो अपन 2 या 3 लाइन में इस सवाल को खत्म कर सकते हैं। तो सवाल को करने का आप अंदाज समझना, कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं एग्जाम में। सवाल मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या को 125% से बढ़ा दिया जाए। देखिए दोस्त, लैंग्वेज पे ध्यान देना, सारा खेल ही लैंग्वेज को समझने का है। तो सवाल कह रहा है कि पहली संख्या को जब 125% से बढ़ा दिया जाए तो वह दूसरी संख्या से 300 कम हो जाती है। पहली संख्या को जब मैं 125% से बढ़ा देता हूं तब जाके वो दूसरी संख्या से 300 कम है। आगे आपसे कह रहा है, लेकिन पहली संख्या को 150 से बढ़ाया जाए तो वो दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। आपसे पूछ रहा हूं उन दोनों संख्याओं का योग बताइए। दूसरी जो कंडीशन है, यदि आप उस पर गौर करो कि पहली संख्या को यदि मैं 150 से बढ़ाता हूं तब वो दूसरी संख्या से 200 कम है। आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं 2 नंबर कंसीडर कर लेता हूं, ए और बी, आपसे कह रहा है कि यदि इस संख्या को मैं 150 से बढ़ाऊं तब जाके ये इस संख्या से 200 कम है। आप मुझे बताइए, इसको मैं 150 से बढ़ा रहा हूं तब ये इससे 200 कम है। यदि मैं इसको 150 से भी नहीं बढ़ाता, इसकी इनिशियल वैल्यू पे ही रखे रहने देता, तो आप मुझे बताइए फिर ये पहली संख्या दूसरी से कितनी कम होती। आप मुझे बताइए, 150 से बढ़ाया तब ये 200 कम हुई है। यदि 150 से नहीं बढ़ाता तो 200 तो कम रहती रहती और 150 कम रहती। इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि ये जो दोनों संख्याओं का जो गैप है दोस्त, वो 150 प्लस 200 350 है। दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 350 है। अब यदि मैं पहली लाइन पे नोटिस करता हूं कि मैं पहली संख्या को 125% इंक्रीज कर देता हूं तब वो दूसरी संख्या से 300 कम है। आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं पहली संख्या को 125% से बढ़ा देता हूं तब ये वाली संख्या इससे 300 कम होती। अच्छा मुझे बताइए, शुरुआत में ये 350 कम थी, अब 300 कम है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस संख्या को मैंने जो 125% बढ़ाया तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया। आप बोलोगे जी 50 का आया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पहली संख्या का 125% ही 50 है। तो आप मुझे बताइए दोस्त, पहली संख्या का 100% कितना होगा। तो आप मुझे बोलोगे कि साहब 125% की वैल्यू 50 है, तो 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 25 से काटता हूं तो आप देख रहे हो ये 2 बार, ये 5 बार, और 5 से ये कटेगा दोस्त 20 बार। तो प्रारंभिक जो संख्या है, पहली जो संख्या है वो मेरे पास निकल के आ गई 40 है। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, दूसरी संख्या तो इससे 350 ज्यादा थी, तो दूसरी जो संख्या होगी वो 350 ऐड कर दूंगा, 390 आएगी। आपसे दोस्त दोनों संख्याओं का सम पूछा है, तो 390 और 40 को यदि मैं जोड़ देता हूं तो इनका जो सम आएगा दोस्त वो 430 आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे, कैसे मैंने इस सवाल को छोटे तरीके से किया, कैसे मैंने लैंग्वेज को चेंज किया। तो चलिए आज की वीडियो अपन यहीं तक करते हैं, और आप लगातार इन सवालों को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी दिक्कत आए तो आप उसे पूछ सकते हो। तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।